4 में है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर HL's कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 20 पे और लिस्ट डाउन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिनका कोई इफेक्ट नहीं था। ये बड़े मुफ्त के नंबर देने लग गया अब, है ना। 2021 का सवाल है, तो बैलेंस शीट का सवाल है। और अगेन सिर्फ सब्सिडरी और एसोसिएट, पेरेंट और सब्सिडरी हैं, एसोसिएट कोई नहीं है, शुक्र है। अच्छा नीचे होगी नहीं, जिन्होंने किया उनको पता है नीचे है, होगी। अच्छा अच्छा जी, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल 10 रुपये, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटीज। कोई काबिल जिक्र चीज़ नज़र नहीं आई। ऑन 1 अप्रैल 20, अरे यार ML को 90% एक्वायर कर गया, लेकिन जालमों ने किया कब है? मिड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हो गई 90% एट ₹220 million विच वॉज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय। इसका मतलब इसमें ये शामिल है, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन 43 कितना है? 4320 ये क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट है। इसमें से निकाल दो, वैसे तो आप लोग ये ब्रैकेट में ही कर लेते थे, लेकिन चलें इसमें से निकाल कर इसको ले जाएं टेक टू वर्किंग वन। वर्किंग वन में क्या जाएगा जी? सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल है, जाएगी नहीं जाएगी? कितना बड़ा साफ सुथरा उसने बताया था कि शेयर होल्डिंग खरीदी है उन्होंने 2220 की, जो कि इन्वेस्टमेंट इन एस में रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन बात पूरी पढ़ लें ज़रा, बात पूरी पढ़ लें। कहता है 222 जो है वो उसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसमें शामिल पड़ा है प्रोफेशनल फ़ीस भी 30 रुपये फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन, ठीक है। तो ये 30 तो बेटा एक्सपेंस में जाना चाहिए। आप बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो इसमें से तो निकाल दें, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। वो क्या है जी? इसको मैं कहता हूँ जी टेक टू CRE। इसको कहाँ ले जाएंगे? यानी बेसिकली इसकी एंट्री हम कर रहे हैं वर्किंग वन डेबिट और इन्वेस्टमेंट जो उसने लिखी हुई है क्रेडिट, और इसकी एंट्री मैं करवाना चाह रहा हूँ आपसे CRE डेबिट यानी एक्सपेंस डेबिट। अब वो एक्सपेंस कहाँ डेबिट करें? बैलेंस शीट का सवाल है, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट में से इसको निकाल दें, ठीक है। तो ये दो काम करने थे हमने। तो यहाँ से 30 निकला, ठीक है, और बाकी का 21 कितना बनेगा? 2220 में से, अभी भी रुक जाओ, ये तो यहाँ से निकाल के ले जाओ ना CRE में। तो वर्किंग वन हमारी चल रही है, वर्किंग वन। भाई ज़रा ऊपर होना, आप तो नंबर ही हो सिर्फ, आप ज़रा ऊपर होना। वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एस आती है। 222 कितना था? 0 में से 30 माइनस कर दें तो ये 2190 बन जाता है। तो ये 2190 यहाँ से निकाल दिया और ले गए वहाँ पे, ठीक है। और 30 की एंट्री क्या कर दी हमने? हाँ, तो CRE के अंदर आ जाएगा। ये सवाल किया हुआ है ना आपने, ऐसे ही आपने सब पहले वर्किंग्स ओपन कर ली होती है। मैं तो बस एक्सट्रैक्ट से याद आया, ज़रा एंड पे याद तो कराना अगर टाइम बच गया। अगर टाइम, भाई ये वहीं पे रखते नीचे में आप, अगर टाइम बच गया तो वर्किंग 7 में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली को इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना रहता है। वैसे ज़बानी बात कर ली थी, ठीक है, अगर टाइम बचा तो। CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है जी। ये यहाँ से ये निकल के यहाँ आ गया, वहाँ से निकाल दिया, इधर फेंक दिया, ठीक है। अभी भी मुझे नहीं पता बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, क्योंकि ये नहीं कह सकता अगर नीचे एसोसिएट आ गया तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो अदर इन्वेस्टमेंट, ना बचा दे अल्लाह खैर से, अल्लाह ख़त्म कहानी, ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, इस पॉइंट में वो कहता है फिर ML की रिटेन्ड अर्निंग्स जो थी, S की रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट वाली प्री RE हमें गिवन है, मसला ही कोई नहीं है, 700 रुपये, बेहतरीन हो गया काम। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है सवाल में, पहले पॉइंट में कोई मसला है तो बताओ। जो ट्रीटमेंट था वो मैंने बता दिया, ये आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एक्विजिशन डेट, इसी दिन 1 अप्रैल को
कैरिंग वैल्यू ऑफ ML's नेट एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय ML। ये तो बचपन में कहीं एंट्री की थी, मैंने कहा था प्रॉबेबली ये क्या होगा, इंटरनली जनरेटेड होगा, प्रॉबेबली इंटरनली जनरेटेड। तो इसलिए इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, 0। फेयर वैल्यू क्या कहता है, फेयर वैल्यू इसकी असेस की है हमने 160 पे। HL एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ब्रांड। अब इसके दोनों काम देख लें। पहली बात, इसको हमने ब्रांड डेबिट, क्या ब्रांड है ये, ओके, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग 1 में क्रेडिट, कितने से जी, 160 से। और साथ ही अगला काम भी कर लेते हैं, एसेट बढ़ रहा है तो अमोर्टाइजेशन को भी बढ़ा देते हैं। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट 160 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12 जी 24। लेकिन अब ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो P&L के सवालों के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो सकता है ना, हम तो कर रहे हैं बैलेंस शीट का सवाल, तो ये किसके एसेट्स हैं, तो SRE। अब P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हो तो फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप P&L में जाएंगे तो ये एक्सपेंस है ब्रांड, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड कर देना और वर्किंग 5 को भी हिट कर लेना, लेकिन ज़रूरत नहीं है, अभी बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं। मसला तो नहीं हो रहा है इन सवालों में, अच्छा चलो, अच्छा ये मैंने लिख दिया है। अब वैसे तो आपने ये भी ज़बानी कलामी करना था, सीधा ही जाके आपने इंटेंजिबल्स को बैलेंस शीट के अंदर डेबिट करके वर्किंग 1 में क्रेडिट करना था, ये ऐसे जैसे वो अभी शेयर कैपिटल, मुझे नहीं पता कहीं पे नहीं नज़र आया, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो प्री आ रही थी, रिटेन अर्निंग्स, ऐसे ही शेयर प्रीमियम भी है, कोई सवाल में है लेकिन ML का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री 160 से ये आपने कर दी होगी। और फिर डेप्रिसिएशन तो SRE में पड़ रही है, SRE में बना नहीं रहा, कोई मसला। चलें आगे, बहुत सिंपल सी नहीं है एडजस्टमेंट्स। अपॉन एक्विजिशन HL हैड अ प्लान टू रीस्ट्रक्चर ML एट अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा इत्तेफाक से आज ही रीस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ी है, तो अब तो मैं कह सकता हूँ अब तो 31, अब तो मैं यूं भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वैसे मतलब वैसे मैं आज से पहले, क्योंकि ये IAS 37 में इस मौके पे नहीं पहुंचते थे, इस सवाल में अक्सर ऐसा होता था, या रिस्ट्रक्चरिंग मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब मैंने जल्दी कराई है वो रूटीन में करवाई, वरना रिस्ट्रक्चरिंग से पहले, पिछली बार मुझे याद है रिस्ट्रक्चरिंग से पहले शायद IFRIC 1 भी कर लिया था और रिस्ट्रक्चरिंग से पहले शायद जो है वो IAS 10 भी कर लिया था, तो फिर तब तक ये सवाल डिस्कस हो जाता है। तो उस वक्त में मैंने ये कहा होगा बच्चों को कि इसको इग्नोर करना है, फिर पढ़ेंगे, अब आज नहीं कह सकता, ज़रा पढ़ें। कहता है अपॉन एक्विजिशन, लेकिन ये फिर भी IFRS 10 और 3 का कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ पढ़ाना है जो थ्योरी इसकी रहती है। बहरहाल अप टू 31 दिसंबर 20 ML हैड इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड 70 मिलियन। इसको भी मैं अभी यही कह रहा हूँ कि इसको क्या करेंगे हम, इग्नोर। अब ये इग्नोर क्यों करेंगे, अभी नहीं जाता ऊपर, जो थ्योरी है ना उस थ्योरी के अंदर एक पॉइंट इसका अलग से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे ही समझाऊंगा इसको, ठीक है। इसको आपने सवाल करते हुए क्या कर देना है जी, इग्नोर। ये वो वाला रिस्ट्रक्चरिंग उस तरह से है, रिस्ट्रक्चरिंग जब समझ आती है आपको कि HL ने सोचा है, लेट्स से कि उसने सब्सिडरी खरीदनी, उसने कहा यार इसके ये काम बंद करा देने हैं और ये काम शुरू करेंगे मिसाल के तौर पे, तो कोई एक तो प्रोडक्ट लाइन में बंद करने का सोच रहे हैं, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग ही है। लेकिन कंसोलिडेशन का सवाल करते हुए इसको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह उसी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट अब क्लियर हो चुका है। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी किस सवाल में आई थी, क्वेश्चन नंबर 3 में थी या 6 में थी, कौन से सवाल में थी, 1 में थी। जो कर लिया वो तो देखते जाए ना साथ साथ। क्वेश्चन 1, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ नवे वाज एज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी फेयर वैल्यू 60 थी। तो डिस्क्लोज है तो बुक वैल्यू क्या है, अब आपको पता लग गया कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ क्या होती है, तो बुक वैल्यू क्या है इसकी, 0। IAS 37 कहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी की एंट्री नहीं करनी, इसको डिस्क्लोज करें। IFRS 3 और 10 आगे बढ़ता है और बढ़ के कहता है नहीं, इसको रिकॉर्ड करें। तो इसलिए हमने एंट्री पास की थी एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे IAS 38 कहता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को रिकॉर्ड ना करो, बुक वैल्यू 0, 100% सेम एडजस्टमेंट है,
ठीक है। जबकि IFRS 3 और 10 कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी भी फेयर वैल्यू लगाओ। तो ये तो बात होगी यहाँ पर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी केस में डिस्क्लोज्ड लाइबिलिटी है एस की किताबों में, हमने उसको क्या कर दिया, एक्विजिशन डेट पे अपने वकील से पूछकर उसकी जो जो रिलायबल एस्टिमेट बनता है वो लगा के हमने एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। हमने कहा अभी भी तुम्हारा केस हमारे गले पड़ गया तो आज ही इसको बुक करो। एक्सपेंस वर्किंग वन में बुक करेंगे तो इक्विटी की वर्थ कम हो जाएगी ना, तो ज़रा पैसे ज़रा डीलिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसे ही कंटिंजेंट एसेट भी था। अब आपके दिल में आ रहा है वो किस में था, कौन से सवाल में था? 3 में। 3 में आए तो वहाँ पे आपने देखा जी कंटिंजेंट एसेट है। अब आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है एट डेट ऑफ एक्विजिशन कंटिंजेंट एसेट ऑफ 50 मिलियन एज डिस्क्लोज इन एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर वैल्यू 15 थी और ईयर एंड पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है अभी भी, यानी अभी भी कंटिंजेंट ही है और 46। अब आपके दिल में आ रहा है जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी वैसे ही कंटिंजेंट एसेट, तो ये भाई एसेट है। एसेट के केस में स्टैंडर्ड आप देख कर आए हो वर्चुअली सर्टन की तरफ जाता है, हाई चांस के ऊपर भी नहीं जाता, ठीक है। तो एसिड के मामले में कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड भी मोहतात हैं। वो कहते हैं कि एसिड के मामले में आपने सिर्फ कंटिंजेंसी की बेस पे इसको बुक नहीं कर लेना, इसको छोड़ो। एसिड्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ओवरस्टेट नहीं करने, लायबिलिटी अंडरस्टेट नहीं करनी ना, तो एसिड ओवरस्टेट हो जाएगा। अभी वर्चुअली सर्टन तो हुआ नहीं, रिसीवेबल बुक कर लिया होता वरना इसने, तो इसके रिसीवेबल में आ जाता, ठीक है। तो सादा बात, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड है एस की किताबों में, हमने एस को एक्वायर किया है तो उसको एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी प्रोविजन क्रेडिट करके अपनी कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कंटिंजेंट एसेट होगा तो हमने उसको इग्नोर कर देना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। एसेट के केस में स्टैंडर्ड मोहतात हैं। अब रीस्ट्रक्चरिंग नवी शय आ गई है, इसके लिए वेट कर लें। इसको पढ़ाने के लिए मुझे इसी की थ्योरी में जाना पड़ेगा, ये थ्योरी वहाँ से हेल्प नहीं देती। बस रीस्ट्रक्चरिंग का पता लग जाता है कि वो होती क्या है, तो वो पता लग गया आपको। यहाँ पे पूरा एक ठहर जाओ विर्चुअली, इधर देखो विर्चुअली, ठहर जाओ, छेड़ो ना आज मैनू। मैनू लबन ते दो, मुझे लगता है वो दूसरे तरफ है, वो बैलेंस शीट इधर। हाँ जी, चलना यार ऊपर, चला जाना यार, चला जाना यार ऊपर, भी ताड़े नाल रलिया है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कह बैठा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से गया। बस ये आखिरी सवाल कर लूँ फिर मैंने ये शुरू करना है पढ़ाना, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं इसमें से। ये तो सब हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं ना, पढ़ने वाली चीज़ें मैं बताता हूँ कहाँ से शुरू हो रही हैं। पढ़ने वाली चीज़ें ये सब कुछ ना हमने किया हुआ, ये ऑलरेडी किया हुआ, ये तो सब एडजस्टमेंट्स है ना। पढ़ने वाली चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ जिसमें आपके मतलब की चीज़ दिखानी है मैंने। आज दे दिन च आ जाना पाए ना, यहीं से गुजर के गए हैं फिर वापस चले गए थे। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन, यहाँ से हमने थ्योरी शुरू करनी। थ्योरेटिकल डिस्कशन ये पढ़ी है स्टैंडर्ड की ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर चलते चलते हो जाएगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये है वो पॉइंट जिसके साथ ज़रा लिखवा दो मुझे, ताकि मैं जब यहाँ से पढ़ाऊँगा तो रेफ़र कर लेंगे। ये जो पास पेपर 4 का पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। ये असल में ये वाला पॉइंट है, जब यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा ना ये, वरना बहस इस तरफ चल पड़ेगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट एक्वायरर एक्सपेक्ट बट नॉट ऑब्लाइज्ड टू इनकर वाला चक्कर है, तो ये यहाँ पे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर आप दोबारा इस पास पेपर 4 का 3 देख लीजिएगा। ओके के नोके, ओके के नोके, ओके। आ जाओ वापस सवाल पे, वरना हम बहक जाएंगे, सवाल से आगे पीछे हो जाएंगे। वापस आए अपने सवाल पे। अच्छा भला चौथा और पांचवा हम दो करने हैं हमने इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि ये दोनों जल्दी से हो जाएं, तो फिर मैं उसी पॉइंट को पहले कराऊंगा और उलट थ्योरी शुरू कर देंगे। थ्योरी तो पढ़नी है ना वो सारी, फिर MCQs हैं बस, और फिर ये ख़त्म है। चलो जी, आ जाओ जी भाईजान जी, बस पहुंच गया मैं, पहुंच गया। छोटा सा तो चैप्टर है, चैप्टर में है क्या, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अच्छा जी, तो बस इसको क्या करना है आपने, इग्नोर। और वो जो पेज पे गया था वो पेज अगर आप लोगों ने देख लिया है तो, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। इसकी रेफरेंस है पेज 26 चैप्टर 10, ठीक है। पेज 26 ऑफ कंसोलिडेशन चैप्टर, ठीक है जी, कंसोलिडेशन चैप्टर 10, ठीक है बच्चों।
वहाँ से फिर जब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो फिर रेफर करेंगे। फिलहाल सादा बात, वो पढ़ के भी तुम यही डिसाइड करना है ना, इग्नोर, तो अभी इग्नोर। अब ये साइड पे होगी एडजस्टमेंट। अब आ गया पॉइंट 4, इसने मसला किया होगा, किसका क्या करना है, नहीं किया, इग्नोर ही कर दिया था, हैं? किस में मसला था? तो वही कह रहा हूँ, उसी में मसला किया होगा, आपने कहा नहीं। और वो मैं बेसिकली वो ये कह रहा था कि थर्ड ने ही मसला किया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो 4 में तो फिर कोई मसला नहीं। ऑन यकम जनवरी 20 HL एक्वायर्ड, नहीं ना पढ़ाया हुआ था तो मसला ही होना था। अब पढ़ाया क्यों नहीं है, वो थेरी में पढ़ा है, और थेरी अभी मैंने डिस्कस की नहीं। मैंने कहा जरा अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन होगी तो अब जो मर्जी वहाँ लिख, अभी वो लिखेगा एक्विजिशन मेथड, वहाँ पे जाके पढ़ना है 1 मिनट में। इक्विटी मेथड, अब पता है इक्विटी मेथड क्या है, जरूर पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे थ्योरेटिकली ही पढ़नी है कि किस किस कंपनी को कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, किसको माफ़ी है, वो दरमियाना अरसा कितना होना चाहिए ईयर एंड्स में, ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें जो MCQ में आ सकती हैं, बस वो एडिशनल होंगी, वरना तो सारी कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, तो ईजी हो जाता है। हाँ, आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ाना है कि ये डिफरेंट हो सकता है, तो कितना कुछ डिफरेंस की इजाज़त है, और वो डिफरेंस हो तो करना क्या है, थ्योरेटिकली पढ़ाना है, न्यूमेरिकली नहीं, वो आपको यही आना है, ठीक है। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 20, ये तो हमारे साल का पहला दिन है, ऐसा ही है, शुक्र है, इन्हों पहले दिन ले लिया इन्होंने, होश आ गया इन्हों। 35% PL के अंदर खरीदा है बाय इन्वेस्टिंग 1500। अब ये 1500 भी इन्वेस्टमेंट में पड़ा होगा, कैसे कैसे हो सकता है कि ना हो, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी लिखी हुई थी, ठीक है। तो वो कहता है बाय इन्वेस्टिंग 1500, और ये इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट है, तो ऊपर नजर आ ही रहा है सब कुछ कॉस्ट से पड़ा हुआ है, 1500 यहाँ से निकाल लिया, और ये कहाँ ले जाएंगे आप, वर्किंग नंबर। मुझे पता है वर्किंग 3 के बाद आपकी वर्किंग 4 आएगी, वर्किंग 6 आएगी, सब कुछ होगा, मुझे पता है, आई नो, लेकिन मैं अपनी मतलब की बात चीज़ें यहाँ लिखता जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी, कॉस्ट 1500 यहाँ से निकल गया, तो देखो 2190 ऊपर चला गया यहाँ से निकल के, और 1500 ये कहाँ ले गए आप, ये टेकन टू वर्किंग 7, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे बढ़ो, आगे वो कहता है डिटेल ऑफ PL's नेट एसेट्स। PL मतलब एसोसिएट के नेट एसेट्स, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने क्या करना है, मेरे ख्याल में तो इसका कुछ नहीं करना। ड्यूरिंग द ईयर PL अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ इतने, देखो बेटा क्लोजिंग माइनस प्री नहीं कर सकते यार, वो कितना कीमती लेक्चर था उस दिन, जो ऐसे ही 15-20 मिनट के अंदर हमने अल्टरनेटिव अप्रोच पढ़ी थी, फिर 2 MCQs किए थे, आप ले रहे थे इजी, हाँ यार ऐसे ही बस खाना पूरी है, खाना पूरी नहीं है, पास पेपर के अंदर वही काम चल रहा था, तो सीखा तो पहले तरीके से था, लेकिन अल्टरनेटिव वे भी चल जाता है अक्सर, ठीक है। तो भाई आपने पोस्ट आरी की बजाय पोस्ट पैड से चलना है, माजरत के साथ। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आज आप फिर वक्त ने आपको एक दफ़ा फिर इस दोराहे पे खड़ा कर दिया कि आपने पोस्ट पैड आज निकाला, और पोस्ट पैड जो है वो कितना है, 910, लेकिन इसको फ्रैक्शन तो लगाओ, ये पूरा साल, ये यकम जनवरी को ही हमने खरीद लिया था, इसलिए पूरे साल का प्रॉफिट, लेकिन फ्रैक्शन तो ना लगाओ, अगला काम तो है ही है ना, कितने परसेंट है, 35, ठीक है जी, कितना आता है। अब जैसे ही आपने 319 लिखा, अगली गल थानू समझ लग गई, डिविडेंड भी देगा, उसको लेना भी होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग में, क्योंकि पोस्ट पैड से जब चलते हैं तो हमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अब कितनी बार कर लिया ये काम, एक बार मैंने सवाल कराया पहली दफ़ा, उसके बाद फिर हमने 2 MCQs किए, उसके बाद फिर 1-2 पास पेपर में ये हो चुका है आपके साथ, तो अब तो फिर मार नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलो अब डिविडेंड कहीं बता दे, कहीं बता दे, कहीं बता दे, PL पेड डिविडेंड। अब ये सारी कहानी ना यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है ये PL की चल रही थी, ये ऐसा ही है। PL पेड डिविडेंड ऑफ 490 फॉर द हाफ ईयर 30 जून, HL रिकॉर्डेड। भाई HL तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो हम क्या करें, ये 3 ही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वर्किंग 6 में हमने शो कर देना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पेड वाला सिनेरियो हो तो इग्नोर कर देना है, वो तो PNL में जाके मसला आता है, PNL का सवाल नहीं कर रहे, ठीक है। और PNL हम कर नहीं रहे। अच्छा अब वापस आओ, फिलहाल तो मामला क्या चल रहा है, PL ने जो डिविडेंड दिया है उसको, उसका अपना शेयर हमने इधर रिकॉर्ड करना है बस, तो 490, लेकिन हमारा शेयर जी बोले 170,
2, ठीक है जी। क्लोजिंग बताओ फिर। कोई एडजस्टमेंट ना ठहरो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इम्पेयर हो सकती है, कोई P2A A2P। अच्छा, P2A इधर आ सकती है, A2P तो नहीं आ सकती ना, लेकिन चलो खैर P2A A2P बोल दिया करो, फिर देख लेना ध्यान से उस वक्त, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय HL इन ML एंड PL इंटर कंपनी सेल, सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स, एक पॉइंट अभी तक मैंने छुपाया हुआ है आपसे, एक सवाल में आया भी था, लेकिन चलो खैर करेंगे, अभी वही छोटे मोटे काम ही रहते हैं, पता ही आपको, करते रहेंगे हम इंशाल्लाह। बस ये ज़रा मुझे बड़ी बलाओं से जान छुड़ाने दो एक बार, ये हो गया ना सवाल, उसके बाद बड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये बड़ी बलाएं हैं, मतलब बड़े बड़े सवाल हैं, आप खुद देखें, और हम एक दो करके कर रहे हैं, आते तो हैं लेकिन तसल्ली तो करनी है ना बेटा, आप कर लें, वरना आपने छोड़ देना, हमने कहा ना कंसल्टेशन तो आती है। तो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट मार्कअप ऑफ 25%, ठीक है। रेलिवेंट डिटेल्स, ML कौन है यार, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, ML कौन है, HL पेरेंट है, ML सब्सिडरी है, PL एसोसिएट, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, S की इन्वेंट्री में गुड्स पड़ी हैं जो खरीदी हैं उसने पेरेंट से, बदतमीज कितना बड़ा बदतमीज है, ये H नहीं लिखे, मैं P लिख लेता हूँ, P2S, तो ये जनाब उसने बड़े फनकारी से दिया, सोल्ड पता नहीं, लेकिन अनसोल्ड कितना है ये पता लग गया, कितना है 50। हाँ भाई बोलो, समझ आती है। P ने बेचा S को, तो S की इन्वेंट्री में पड़ा है यानी अनसोल्ड है, परचेज फ्रॉम P यानी कि P ने बेचा है। अब मुझे बैलेंस शीट के सवाल में सोल्ड की फिगर कोई नहीं चाहिए होती है, अनलेस कि उसी से अनसोल्ड निकल रहा हो, मुझे सोल्ड की फिगर नहीं चाहिए, मुझे अनसोल्ड चाहिए थी, मिल गई। अब इसके ऊपर अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो 50 को पकड़ा आपने, आपने कहा वो कह रहा था मार्कअप है, तो 125 से डिवाइड करो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो जी। तो ये और ये और ये करने की जरूरत नहीं थी वैसे, ये इस पे वो शेयर तो लगा लें, पीस शेयर, अच्छा पीस शेयर, ठीक है। तो CRE डेबिट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो कर ही दूँ, CRE डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद ए की इन्वेंट्री में पड़ा है, बेचा है यहाँ पे भी P ने, तो P2A है, P2 अभी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट पूरी नहीं हुई इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अगेन सोल्ड खा गया, हमने क्या करना सोल्ड को, मोबाइल वाले भाई, अनसोल्ड उसने बता दिया 120, अनसोल्ड, अच्छा कैलकुलेटर वाले भाई, अनसोल्ड का प्रॉफिट, तो 120 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 24, लेकिन इस 24 को, हाँ ऊपर ए साहब आ रहे हैं, हम नहीं माफ़ कर सकते, पीस शेयर निकालेंगे, 24 का 35%, 8 पॉइंट, अब इस 8.4 की एंट्री होगी, किसने बेचा, तो CRE डेबिट, किसने खरीदा, एक स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये क्या है जी, इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है, ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डन हो गया जी। चलो अब पूरा हो गया मेरे ख्याल में, तो P2A अच्छा भला चल रहे थे, P2A 8.4 और कैरी डाउन, अब इंशाल्लाह आप निकालेंगे तो, और तो कुछ नहीं है ना, को और ना रह गया और ठहर जाओ, एडजस्टमेंट को और तो नहीं रहती। हाँ, HL वैल्यूज NCI एट फेयर वैल्यू जो कि 240 थी, बस सुभान अल्लाह, तो ये क्लोजिंग अब आप निकाल सकते हैं, ये आपका सही है। इतना सा सवाल, अब क्या क्या छोड़ा है, एक जनाब आपने पॉइंट नंबर 3 था, एक ये इग्नोर किया है, 1 और 2 देखा था। अच्छा, आप 4 को इग्नोर तो नहीं किया, 5 को नहीं किया, पेड डिविडेंड इसको भी किया तो नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इसका कोई असर वैसे आया नहीं है, चलें खैर, हाँ जी। तो बस मेरे ख्याल में तो सिर्फ 3 इग्नोर किया, ठीक है। लिखा हुआ सोल्यूशन में उसने को और इग्नोर, कैसे पूछ लें फिर उससे, सॉरी नेट एसेट्स, हाँ वो हमने काट दिए थे, ओ सॉरी ये मैं भूल गया ना, पेएबल, अच्छा रिसीवेबल फ्रॉम ML कौन था, ML
अब इन पी बुक्स, तो ये आपने आपस का रिसीवेबल पेबल बैलेंस शीट में से कैंसिल करना था, ठीक है ना। ये करंट एसेट्स में से आपकी बैलेंस शीट जब बन रही होगी तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में P प्लस एस, तो ये तो आपने आपस का रिसीवेबल पेबल 74 रुपये ये आपने कैंसिल करना था, ठीक है। लेकिन पेबल टू PL यानी कि पेरेंट, लेकिन सॉरी PL कौन है, एसोसिएट, पेबल टू एसोसिएट है पेरेंट की किताबों में, तो ये तो आपस का नहीं है, इसको भी इग्नोर किया था, ठीक है। तो अच्छा उसने जो इन्फॉर्मेशन इग्नोर करवाई है वो सभी उसने बता दी, अच्छी बात। उसने पॉइंट्स ना बोले होंगे, फिर उसने कहा लिस्ट डाउन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सही है, ठीक है जी को मसला। चलें आगे, अब आता है मज़े का सवाल। 6 हो चुका, 7 हो चुका, रहते कितने, 8 और 9 बस, 10 भी है, 11 भी है, हारे गया, 2-3 दिन लगे रहेंगे अभी और, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पहले 5 तो कर लें, 5वां तो कर लें, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, अगेन बैलेंस शीट बनानी है। तंग आ गए अब तो कंसोलिडेशन से, तंग आ गए, लेकिन ये सवाल में एडजस्टमेंट ज़रा मज़े की है। लो जी, जिसका आपको इंतज़ार था वो बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे लगा ट्रायल आ गया, नहीं बैलेंस शीट ही है। अच्छा, फॉलोइंग आर समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सफावी एंड खुदरी, PPE इंटेंजिबल्स इन्वेस्टमेंट इन अम्बरा हैं, ये फिर अम्बरा क्या होगा, अब फिर अगर ये देखते हैं, बहरहाल सब्सिडरी ये हो सकता है KL एसोसिएट है तो बताएगा वो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अम्बरा की अंदर नज़र आ रही है, ये पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यार इसको ज़रा चलो पढ़ लें फिर करते हैं, ठीक है। और दूसरा भी है, कंपनी एक है, पता नहीं देखते हैं अब क्या हुआ, वही होगा मसला, वही अनरिकॉर्डेड वाला चक्कर होगा। आगे इन्वेंट्रीज हैं, करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर पेमेंट, टेंडरिंग लायबिलिटीज़, कोई ऐसा मसला नहीं। ऑन 1 अक्टूबर 20, हमारा साल कब एंड हो रहा है, 30 जून 21, आगे थोड़ा सा मसला करता है तो इसलिए लिख लेना चाहिए, कोई मसला नहीं। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 21, यही साल है ना हमारा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है जी, किस दिन जी, किस दिन बात शुरू उसने कहाँ से की है, किस तारीख से बात शुरू किया उसने, 1 अक्टूबर, तो भाई 1 अक्टूबर तो यहाँ पे आता है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। 1 अक्टूबर 20 पे क्या हुआ है, SL एक्वायर्ड, अच्छा SL तुम पेरेंट हो, 80% ऑफ, अच्छा तो तुम सब्सिडरी हो, मैं अपनी जान से छुड़ावाना, मुझे यही टेंशन पड़ी रहती है, परिचय में आप भी ऐसे कर लेना, बड़ा रिलैक्स रहता है बंदा ज़रा, है ना, ध्यान से ज़रा एक बार देख के। अच्छा, आगे वो कहता है थ्रू शेयर एक्सचेंज, अच्छा थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन पेरेंट फॉर एवरी, अच्छा तो 1:1 ही है, 1:1 है। एट एक्विजिशन डेट KL रिटेन्ड अर्निंग्स वर, PRE भी आ रही हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ SL एंड KL वर इतने एंड इतने, शेयर्स इशूड बाय SL, अच्छा इशू कर दिए हैं दोस्तों, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द, खुद कह रहा है ये SL कौन है पता है ना, अब पेरेंट है, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ने जो शेयर इशू किए वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर ये फटाफट करने वाला काम है, ठीक है। 80%, ओ माय गॉड, आ गया हूँ जी, इधर रहना आप, इधर देखो जी, जी देखो भाई देखो, 23 क्या, एक मिनट, ज़रूरत जिसकी है वो मैं देख लेता हूँ, अभी तो मैं सवाल करने लगा हूँ, ठीक है ना। ये कौन है, ये कौन है पेरेंट और ये कौन है सब्सिडरी, फिलहाल तो ये लिखे ना, ठीक है, तो पेरेंट और सब्सिडरी, ओके। अच्छा, 80% शेयर्स पेरेंट ने सब्सिडरी के खरीद लिए थे, कितने टोटल शेयर्स, 1000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, मिलियन में 10 से डिवाइड करें तो 100 मिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूँ लिखा ₹1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 80%, आंसर इज 80 मिलियन शेयर्स,
याद आ रहा है कुछ? ये पहला स्टेप होता था, हम कहते थे पी ने एक्वायर किए, ऐसे ही है, पी एक्वायर्ड कितने मिलियन शेयर्स ऑफ एस? 80 मिलियन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में हम कहते थे पी ने अपने कितने शेयर्स इशू किए? 1 for 1, तो इसका मतलब तो यही बन गया, पी इशूड अपने शेयर्स, तो वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई ज़बरदस्ती ये करे तो ये कर ले कि जी हम तो छोटों को ऊपर बड़ों को थले रखेंगे। आज उलट बोल दिया, आज बराबर जो था उलट नहीं कर देना फिर भी। अच्छा जी, वो 80 मिलियन ही है। बहरहाल 80 मिलियन शेयर्स ऑफ एस लिए और 80 मिलियन शेयर्स ऑफ पी इशू किए, ठीक है, और सही है। अच्छा, अगली बात, जर्नल एंट्री करनी है जी। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब आओ इधर भाई, आओ भाई इधर आओ। इशू किसके शेयर किए? हमने इन शेयर्स को, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एस क्या है, ये हमारा एसेट है जो हमारा, समझो कैश जैसे आता था। तो हमने जो शेयर्स एस के लिए, उनके लिए हमने क्या खोया? पी के शेयर्स। क्या खोया? तो मुझे फिर फेयर वैल्यू भी इस दिन किसके शेयर्स की चाहिए? पी की। तो अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 15 रुपये शेयर प्रीमियम में, 25 रुपये का एक शेयर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे आपने कहना है जी एक नहीं 8 मिलियन शेयर्स थे, 8 मिलियन और 8 मिलियन, 80 मिलियन, सॉरी, ठीक है, यहाँ से गलती लगी। अच्छा जी, अब कितना आता है जी? 2000 इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो गया। अब शेयर कैपिटल में ये भी रहता है क्रेडिट होने से, ये भी रहता है क्रेडिट होने से। तो आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला होना है, आप कर लेंगे। अब मुझे तो सिर्फ फ़िलहाल जो मसला चल रहा था वो ये था कि इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर मुझे कहीं, इन्वेस्टमेंट इन अम्बरा तो ये तो नहीं है, ये तो क्या नाम है, खुशी लिमिटेड, क्या था, खुदरी लिमिटेड। तो ये खुदरी लिमिटेड जो है ये खजूरों के नाम है ना जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एग्जामिनर उसको खजूरें खा रहा होगा, या सवाल जब उसने बनाया होगा तो वो ऐसे हैं रोज़ा अफ्तार कर रहा होगा। तो ये फिगर मुझे चाहिए थी, एक तो ये मिल गई। क्यों नहीं नज़र आ रही थी बैलेंस शीट में? क्योंकि वो कह रहा है ये रिकॉर्डेड नहीं है, कैश नहीं ना पे किया था, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है, बस कहानी ख़त्म। मतलब यही थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और इसमें कोई मसला नहीं, ऐसे ही है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। आगे कहता है ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ के एल ने खादा है एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग। नंबर 1, इन्वेंट्रीज वर कैरीड एट 240 एंड फेयर वैल्यू ऑफ 340। चुक के ले जाओ, जल्दी 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 जल्दी, देर नहीं लगानी। इन्वेंट्री डेबिट गेन इन वर्किंग 1 क्रेडिट। इस एडजस्टमेंट में मसला आया? अभी भी इसमें मसला है, अभी तीसरी बार आ गई है। तो बार बार करने से चीज़ें हैं, लेकिन समझते हुए पहली बार मुश्किल होती है ज़रा जी। कितना आता है जी? 240 से 100। ये 100 से आपने एंट्री पास कर ली। अब जो काम आपने एक्विजिशन डेट पे कर लिया था, सब्सिडरी अगर वही बाद में कर ले, ये सब्सिडरी ने इनडायरेक्टली किया है वो काम। क्या मतलब? उसने 60% इनमें से बेच दी तो 40% रह गई हैं। मतलब रही हुई से मसला नहीं, यहाँ बिकी हुई से मसला है कि हमने जब एक बार जो गेन बुक कर लिया था तो सब्सिडरी ने फिर गेन बुक कर, डबल गेन बुक हो गया। तो बस हमने सादा बात रखी हुई थी कि जो काम हमने ईयर एंड पर किया, सब्सिडरी भी अगर उसी काम को कर ले तो सब्सिडरी वाले को उल्टा दो, ठीक है। तो गेन को उल्टाओ, गेन डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब पूरे का पूरा तो है नहीं, 100 में से 60% बिका है तो 60, लेकिन अब इस गेन को कहाँ फेंकूं? ऐसा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। आगे कहता है लैंड वॉज कैरिड एट नील वैल्यू एंड हैड फेयर वैल्यू ऑफ 50। पता नहीं लैंड को नील वैल्यू पे क्यों रखा हुआ है। अच्छा, लैंड को उन्होंने अनकंडीशनली गवर्नमेंट ने दिया था फ्री,
और उसकी फेयर वैल्यू उस वक्त 40 मिलियन थी, और उस वक्त जो थी उसका मसला, हमें इससे क्या। आपको पता है अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे, IS-20 आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट दे इन द फॉर्म ऑफ एसेट ही दे तो आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उस एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या नॉमिनल। अब इस सवाल के अंदर नॉमिनल वैल्यू 0 थी तो उन्होंने 0 ही रिकॉर्ड किया। उन्होंने मैंने मशवरा आपको दिया था 1 रुपये में कर लिया करो, रिकॉर्ड रहता है, उन्होंने नहीं किया। बट ठीक, क्या कर सकते हैं। अब बुक वैल्यू कितनी है इसकी, बुक वैल्यू उसने कहा 0 है, वो कहता है इसकी कैरीड एट नील वैल्यू, ठीक है सवाल कह रहा है नील है, लेकिन इसके अगेंस्ट इसकी फेयर वैल्यू आज कितनी है। अब धोखा चेक करो सवाल का, भाई जब हमने वो लिया था ना गवर्नमेंट से वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस वक्त 40 मिलियन थी, 40 मिलियन। फ्रॉड लगाते हो हमारे साथ, हम 50 पे लेके जाएंगे, 0 से 50 पे, तो 50 का 50 एंट्री, लैंड डेबिट और पीपी कर लो, चलो लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, कितने से, पूरा 50। अब इसको डेप्रिशिएट कर लें, क्या कर दूं आज डेप्रिशिएट कर, कौन भाई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कर दें आज, आप कर दें जी भाई। एडजस्टमेंट 1 और 2, यार इस सवाल में क्या था, मुझसे क्यों करवा रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा वैसे। चलो आगे चलते हैं, शायद ये वो अपना आ जाए, तो काम की चीज़ आ ही जाए यार। चलो छोटी सी चीज़ भी आ गई यहाँ पर, और पर्चे में भी आ गई उस जैसी, ओए होए होए, ये कुर्बानियाँ, ये एक्स्ट्रा टाइम लगाने, एक एडजस्टमेंट नहीं सारे थकेड़े ला देने हैं, कोई आ सकती है ना। ऑन 1 जनवरी 21 SL डिस्पोज ऑफ लाइसेंस टू SL, कौन है यार, SL कौन है, पेरेंट, और KL सब्सिडरी, ठीक है। अच्छा P ने S को एक लाइसेंस बेचा है फॉर 120, इसकी कैरिंग वैल्यू जो थी वो 90 थी, बस डायरेक्ट यहां से देखोगे आप पर्चे में तो 30 रुपए का गेन है, P ने रिकॉर्ड किया है। नेट करो 3 इयर्स डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक, नेट गेन को उल्टाओ, CRE डेबिट और जो भी चीज़ है वो क्रेडिट। आई थिंक क्या है ये, इंटेंजिबल क्रेडिट। को मसला, बैलेंस शीट के सवाल तो होते ही बड़े आसान थे, नहीं समझ आ रही, किस किस ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है घर पे, कौन सी, आगे है ना आन दो ड्यू टू, अच्छा है ना, तो वो ढूंढ रहे हैं हम, वही एडजस्टमेंट तो मैं ढूंढ रहा हूँ, असल में मुझे मिल नहीं रही। ड्यू टू, अच्छा देखो ना पर्चे के अंदर ऐसे सवाल आएगा तो पूरे सवाल में आपको 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी परेशान करेंगी, और उधर सवाल के नंबर होंगे 18 से 20, परेशानी की बात है या खुशी की बात है। दो भी परेशान करें एडजस्टमेंट तब भी, 3 भी परेशान करें तब भी खुशी की बात है। मैं कहता हूँ 0 लिख कर आगे चला दो, कोई मसला ही नहीं है, कितने को नंबर कट जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड के नंबर वैसे नहीं कटते, तो आपको जो समझ में आए, तो वैसे इतनी होनी नहीं है, इक्का दुक्का ही होती है, क्योंकि कंसोलिडेशन में, इसीलिए तो इस बार वो गुस्सा कर गया और थ्योरी की तरफ चला गया। कंसोलिडेशन में देखो ना, एडजस्टमेंट्स वही 13-14 हैं, उनमें कभी गलती करा रहा है, कभी अंग्रेजियां डलवा रहा है, कभी कुछ, परेशान है बेचारा, आप लोग हर तरफ से पकड़ लेते हैं उसको। तो खैर अभी वो थ्योरेटिकल कर लिया, अब इसका मतलब फिर इस दफ़ा फिर न्यूमेरिकल की तरफ आने पड़ेगा उसको, एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन आपने जो छोड़ा वो लाजमी है। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड ऑन 30 जून इंडिकेटेड दैट गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय, अच्छा अब NCI को किस पे रखते हैं, यहीं पे ज़बानी पता लग गया, सारी डेबिट और गुडविल क्रेडिट, फिगर भी निकली हुई, इतना आसान सवाल। ऑन 1 जुलाई, ये टिक्कू होता जा रहा है, ऑन 1 जुलाई 20 SL एक्वायर्ड 3 मिल से, ओके हियर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कम्स, छुपी पड़ी थी। हम तो खुश हो रहे थे, लगता है सिर्फ पुराने वाले, वो जो पिछले चैप्टर में सवाल करते थे पास पेपर के, सब्सिडरी और एसोसिएट, बस वही है। बैलेंस शीट बोला हुआ था, अच्छा सॉरी। अच्छा अब यार आपको पता है ना कि ये चैप्टर 11 है, कैसे नहीं पता यार,
ये मैंने ना यहाँ पे जगह ज़रा खुली डुली बनानी थी। अच्छा अब देखो भाई, मैं अपना ओपन कर रहा वहाँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसीएट द अकाउंट, ठीक है। नाल दे नाल कुछ भी और मिला तो मैं वो भी निकालता चला जाऊंगा। अब वो कह रहा है एसएल ने 3 मिलियन शेयर्स अंबरा के एक्वायर किए हैं और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सवाल ने खुद बता दी थी एट कॉस्ट। कितने का एक शेयर आया सवाल में गिवन है 540। इसे जिसमें मसला आया, इसमें भी मसला नहीं आया। चलो खैर, फिर रुको फिर 540। ओ बफलो ब्राउन है, हाँ याद आ गया इस सवाल के अंदर। ओसीआई कहाँ लेके जाएं, नो प्रॉब्लम, नो, इसमें वो भी मसला नहीं है यार। इतना आसान सवाल, आगे बढ़ो। ऑन दैट डेट एएल्स रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 एंड 172। अच्छा 3 मिलियन को 172 से जरा मल्टीप्लाई करें, 540 नहीं आना मुझे लगता है, यही तो शरारत है। अब क्या करें, 516 लिखें? नहीं भाई, आपको ये 516 वाली चीज 540 की मिल सकती है। इतने कट्ठे शेयर 25% मार्केट में कौन लेके बैठा हुआ है मदर का रेड? ये जिससे लेने गए हो उसने कहना भाईजान आप डायरेक्टर भी लग जाओगे जाके 25% शेयर लेके मार्केट में, आपको ये मिल रहा, कितने का मिल रहा होगा? 172 का। मैंने नहीं देना 172 का। तो ये होता है जैसे कंट्रोल की कीमत होती थी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की भी कीमत होती है। जब वो कह रहा है सवाल के अंदर के कॉस्ट इतनी पड़ी है तो वही कॉस्ट है, इससे धोखा ना खाना। अच्छा ये जनाब प्री आ गया, प्री। अच्छा प्री तो आ गया है, लेकिन भैनों ते भरावो वर्किंग 6 मैं बनाता हूँ। ये मेरा एमसीक्यू शुरू हो गया। वो एमसीक्यू 15-16 किए थे ना, ये समझो एमसीक्यू चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो वर्किंग 6 में ओपनिंग आता था, फिर पैट आता था, फिर क्लोजिंग, ठीक है। अब 1 जनवरी पर कब खरीदा इसको? 1 जुलाई 20 है, तो ये तो इधर पहले दिन। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ अगर कभी मुझे ये प्री कह रहा है इस दिन आ रही इतनी है तो ये इतनी होगी, यही होगी। मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी आ गई। पैट कितना है? ड्यूरिंग द ईयर एएल रिपोर्टेड 280 मिलियन लॉस है, नेट लॉस है, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट नहीं, लॉस आफ्टर टैक्स, लैट लॉस, ठीक है। तो लॉस जनाब आ गया आपको 280 का। तो क्लोजिंग क्या आ गया? 21। अच्छा अब इधर देखो लॉस पे टैक्स, इसीलिए मैंने हटा दिया भाई, तुसी पढ़ लो। अच्छा अब देखो, आपने पोस्ट आरी निकालनी होती थी, ठीक है, और पोस्ट आरी आप निकालते हैं क्लोजिंग माइनस प्री करके, ठीक है। क्लोजिंग कितना है? 2120 और प्री कितना है? 2400। तो क्या आंसर आता है जी? इसका 30% तो करें, 30% परसेंटेज लगानी है तो 25 है। अब आंसर बताओ। ओए क्या बोले तुम? यानी कि एक मिनट, क्लोजिंग माइनस प्री नेगेटिव आ रहा है। अगर तो पोस्ट में अर्निंग्स होती थी तो इन्वेस्टमेंट ग्रो होती थी, आज पोस्ट में अर्निंग्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर रही है आपकी। जैसे प्रॉफिट्स को देख के खुश होते थे ना, लॉस को देख के गम भी करो गम। मैं जरा इसको उधर ले जाऊंगा हमको, नहीं ब्रैकेट नहीं, ऐसे याद रहता है ब्रैकेट। ये जनाब इधर से पहले लिखो क्या फिगर क्या थी, मैं काट के लिखूंगा, वही करने लगा हूं। ये लो, ये जी सॉरी, आई एम सॉरी, ये यहां नहीं आ सकता आज, क्योंकि ये पोस्ट आ रही नहीं। मिटाता नहीं, मैं कौन सा मिटा रहा हूं, ठीक है। पोस्ट आ रही नहीं है आज पोस्ट लॉस है, तो कोई बात नहीं, मैं इधर फिर भी वही लिखूंगा, पोस्ट आ रही, मेरी आदत। बस उसको लिखो ऐसे, क्लोजिंग माइनस प्री, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस प्री, अब करो तसल्ली से 2120 माइनस 2400 इंटू 25% जी, आंसर। अब ये 70 की एंट्री क्या बनी बच्चों? 70 की एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और सीआरई। हाँ जी, कहीं सीआरई मैंने बनाया है वैसे?
कोई गल नहीं, इतने बना लो LO CRE का क्या है, कहीं भी बना लो अपने सवाल। ये सवाल खुला चलाने का मजा ही तो यही है, जहाँ मर्जी जो मर्जी लिख दो, वर्किंग 3 CRE। तो ये जो आप एंट्री आज तक करते आए, परेशान नहीं हो जाना। ये मैंने PNL वाले सवाल आपको करवाए थे, वो मुश्किल थे, हालांकि पहले करवा लिए इसलिए वो आसान लग रहे हैं। उसमें क्या होता था, OCI नेगेटिव आ जाता था, तो मैंने कहा था कोई टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने क्या करना है, वही एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, SOCI, ए OCI, कभी लॉस आ जाए तो डेबिट साइड पे लिख देना। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होता भाई, प्रॉफिट पोस्ट में पैट होता था या पोस्ट RE मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स होती थी, प्रॉफिट्स होते थे, तो आप उसको कहते थे ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ग्रो हो गई, इन्वेस्टमेंट डेबिट CRE क्रेडिट। आज लॉस आ गया तो इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई है, इन्वेस्टमेंट ने वैल्यू लूज की है, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया है, तो CRE डेबिट। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे, ARE। यानी आज क्या होगा, आज तो खीर होगी, PRE और SRE इधर खड़े होंगे, SRE तो पता को नहीं मैंने, लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा ही, PRE SRE इधर खड़े होंगे, ठीक है, और ARE इधर खड़े होंगे। कोई मसला? अभी बात अभी जारी है, अभी प्रोग्राम जारी है। यार ले ला यार, तेरी मेहरबानी यार, ले ला, क्या मसला है तुझे? अब लिखेगा। अच्छा, अगली बात, लो जी, ये पॉइंट हो गया, इसमें मसला आ रहा था, इससे अगले में मैं भी वही पढ़ाने के लिए ये सवाल करा रहा हूं, असल में सारा सवाल मैंने उसी के लिए करवाया। अब देखना ध्यान से, चुप 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 चुप। ऑन यकम जुलाई 20 नहीं, ऊपर ही है, सॉरी, एंड OCI में इनकम पड़ी थी 60, तो कोई बात नहीं, पोस्ट RE नहीं, पोस्ट RS है, तो बोलो पोस्ट RS है, तो पोस्ट RS वही वाला काम बन गया, क्लोजिंग भी है, प्री भी है, सब कुछ यही है, तो इसको 25 कर लें। एक सवाल में हमने देखा भी था, याद है कुछ? अब इसकी एंट्री इसको क्या करेंगे, इधर कहां पे आ गया, ये कितना आ गया, 15 से आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डेबिट तो कर दिया। अब अगला मसला आया, एक वक्त होता था जब कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस होता था, एक वक्त हुआ करता था, तो वो पेरेंट का सरप्लस उसी में बड़ा होता था, सब्सिडरी का पोस्ट सरप्लस भी उसी में जाता था, और एसोसिएट का सरप्लस भी उसी में जाता था। यानी कि वो एक कुछ इस किस्म का मामला था जो आज नहीं है, मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले वो तो बता दूं जो होता था। मैंने कहा था रीवैल्यूएशन के साथ वही ट्रीटमेंट करो जो कैपिटल रिजर्व के साथ। तो हम यूं कहते थे, ये CRS, हम कहते थे PRS, SRS, जिम्मे कोई वायरस होंगे ने, SRS, ARS, ठीक है, ये सब यहाँ पे पेरेंट का अपना सरप्लस, सब्सिडरी का वर्किंग 2.1 से सरप्लस आता था इधर और NCI में, और एसोसिएट का ये इस तरह से, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अकाउंट में तो इधर ही आना होता है, क्रेडिट उसमें होना होता है कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब इस सवाल में ICAP से पता नहीं टेक्निकल मिस्टेक हुई या जो भी हुआ था, ICAP ने पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करें, बफलो ब्राउन है, मजबूरी है, क्या करें, खुद से ओपन कर लें। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स किसी ने अगर पर्चे में ओपन किया होगा तो पेरेंट सब्सिडरी होगा नहीं, सिर्फ ये आ गया होगा, और ये क्लोजिंग निकल के चला गया होगा आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो उसकी भी टैली हो गई होगी, ठीक है। लेकिन ICAP ने क्या किया था, ICAP ने कहा था चूंकि मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, तो ARS जो है वो यहां ले आओ 15 CRE में। अब क्या करें, ICAP ने ये किया था। लेकिन अगर कोई बच्चा, मतलब जो भी है, अगर कोई बच्चा जो है वो इसको लिख भी देता इस तरह से और उसको यहां ले आता तो यहां ना जाता, यहां आकर भी क्लोजिंग बन के बैलेंस शीट में जाना था ना। लेकिन ICAP ने जो किया मैंने वो आपको बता दिया, उसकी वजह है मजबूरी, ठीक है। तो ये तो उलट हो गया आज, ये तो उलट हो गया आज इस सवाल में, मतलब और कुछ नहीं मिला उसको, अब उसने वो ये फनकारियां शुरू की हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा ही चेक हो रहा है। कभी भी आपको ACCA वगैरह के पर्चों में इस तरह के मामला नहीं नजर आए, सीधा सीधा सवाल करते हैं वो, इनको समझ नहीं आ रही है, मतलब कि अब क्या करें, ये अभी इस में काम कर रहे हैं, तरीका यार कोई। मैं आपके साथ हूँ, इस दुख में मैं भी आपका शरीक हूँ, हम भी असी भी तुसी सी, कोई बात नहीं, जेर करके आगे नहीं, जेर करके आगे आए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट और ये आपको सोल्यूशन में नजर आएगा,
और मैं बार बार कह रहा हूं किसी ने पर्चे में बैठे हुए ये ना किया हो, ये कर लिया हो, तो ये ऊपर तो जीरो होंगे ना, ये तो होगा ही कुछ नहीं। उसकी भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि उसने एक क्रेडिट यहां पर लिखकर क्लोजिंग में डाल के ले गया, यहां से यहां पर लिखकर क्लोजिंग में डाल के यहां से ले जाए। मेरे ख्याल में तो बस यही कर लीजिएगा, बेहतर है। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट इसमें मसला था जी, इसके भी बाद कोई है वो मुझे नहीं पता, अब मुझे तो इसी में लग रहा था कि मसला होगा। आगे बढ़ते हैं जी। ऑन यकम जुलाई 20 साल के पहले दिन एसएल ने मशीन बेची है 200 रुपए की, जो कि 100% गेन पे है। अब नहीं, 100% गेन है, तो आपकी 200 रुपए की बेची है आपने, समझो 200 रुपए की बेची है। डिस्पोजल कैश कितना आया है 200। अब वो कहता है ये गेन जो है ना, गेन ये 200% है, सॉरी 100% गेन है। 100% गेन पे यानी जितने की थी उतना ही गेन आया। कुछ भी अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, बुक वैल्यू 0 अज्यूम कर लो तो ये 200 का गेन बन जाएगा। आपको नहीं जी बुक वैल्यू तो मैंने 100 अज्यूम करनी है तो ये गेन, मसला है कोई इसमें? 100 गेन, हाँ 100 गेन लिया हुआ है। देखो ना, बेसिकली वो कह रहा है 200 रुपए की हमने ये बेची थी, ये 200 रुपए की जो मशीन बेची है, इस 200 रुपए की मशीन में हमें 100% गेन आया है। तो ये तो हमें मिला, ये तो हमें मिला 200 हमें मिला, हम कह रहे हैं डबल पैसे मिले। जितने की चीज थी 100% का मतलब यही होता है ना बेटा, नहीं 100% का मतलब 150% का मतलब क्या होता है? 100 + 50, ऐसा ही है ना। तो 150, वो कह रहा है कि 100% गेन पे बेचा है, सदा सी बात। फिर सुनो ध्यान से, देखो देखो, अब मैं इसीलिए तो मैं ले मैन लैंग्वेज में समझाने लगा था क्या, कि मुझे मेरा ये पेन है, इसकी कीमत है मेरे नज़र में 100 रुपये नहीं है, 100 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये। और ये मेरे 20 रुपये में मेरा बिका है, तो मुझे कितने % गेन आया है? 100%। यही बात वहाँ पे सीधी सी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप वैसे ही आप कह लें जी, वो जो हमें पहले सीखा था, वो क्या सीखा था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, वो बना लेते हैं कोशिश करके। मैंने कहा था प्रॉफिट 100% है, और आपने हमेशा एसिड के केस में कॉस्ट की बजाय क्या लेना है? बुक वैल्यू। अब सेल प्राइस क्या है? 200, तो ये भी 100 है, जैसे मर्जी चल लें 100 ही आना है। ये समझ आता है? ये मैंने एक बार पहले किया था कि एसिड के केस में कॉस्ट क्या लेनी, इस इक्वेशन में कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू ले लिया करनी है। अब वो क्या कह रहा है? कितने % प्रॉफिट है, कितने % प्रॉफिट है? तो वो 100 है, 100% इसका, ठीक है। तो 100 + 100 200, 100 + 100 200, ऐसे कर लें, ये भी वही है। ठीक है, तो ग्रॉस गेन इससे एडजस्टमेंट मसला था आखिरकार मुझे मिल ही गई। तो ग्रॉस गेन, इसमें से नेट माइनस कर देनी है डेप्रिसिएशन, लाइफ टाइम गिवन है, यस। और आप ये है क्या? ए कौन है? ए है एसोसिएट है, ठीक है। और पेरेंट ने बेची है मशीन एसोसिएट को, तो ये तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को हिट करेगी एडजस्टमेंट। पेरेंट ने बेची है तो सीआरई नेट गेन से सीआरई डेबिट, सब्सिडी सॉरी एसोसिएट के पास पड़ी है, तो एसोसिएट के एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ जी, एन इम्पेयरमेंट वॉज कैरिड आउट, और इन्वेस्टमेंट इम्पेयर हो गई। इसको आपने परसेंटेज नहीं लगानी, यानी ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहाँ कहीं बनाई है वर्किंग, हाँ ये, इसके अंदर आपने एक तो ये नेट गेन की एंट्री करनी है आपने, और सही है, मैं यूँ लिख देता हूँ P2A, ठीक है ना, जो भी है जो भी है जो भी है जो भी है लिख लेना। और उसके बाद ये इम्पेयरमेंट सीआरई डेबिट इम्पेयरमेंट, ये एग्जैक्ट फिगर आ जाया करती है, इसको परसेंटेज नहीं लगानी। ओके, सवाल खत्म हो गया है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी जी जी। हाँ, उसकी एंट्री ये होती है सीआरई डेबिट, यही करते थे, भूल गए हो? ये असल में थोड़ी आई है एडजस्टमेंट, एक दो बार आई है, उसके बाद वो सवाल खत्म हो गया। हम पास पेपर में ये है नहीं ना होने के बराबर। लेकिन अगर आप वो सवाल करेंगे ना एसोसिएट वाले, जो हमने 3-4 1-2 दिन में किए थे, एक सिटिंग में बैठ के, उनमें हर सवाल में ये एडजस्टमेंट थी,
और मैंने कहा था ये वो वाहिद एडजस्टमेंट है गालिबन जिसमें हम वो परसेंटेज नहीं लगाते फीस शेयर वाली, ठीक है।